of SA 530. So, we'll start from stratification and value weighted selection. तो what is stratification? So stratification में ना audit efficiency जो improve हो जाती है अगर auditor जो है stratify करेगा एक population को डिवाइड करके इनटू डिस्क्रीट उस पॉपुलेशन को डिवाइड करके इट इनटू discrete subpopulation जिसके identifying characteristic हो. So audit efficiency may be improved if the auditor stratify a population by dividing it into discrete subpopulation which have identifying characteristics. So what is stratification? In stratification, audit efficiency may be improved if the auditor stratify a population by dividing it into a discrete subpopulation which have identifying characteristics. So as your audit efficiency जो है improve हो जाती है if the auditor stratify a population by dividing into discrete sub which have an identifying characteristics. ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रेटिफिकेशन का? जैसे कि ऑब्जेक्टिव है कि अब ये रिड्यूस करता है वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स को रिड्यूस करेगा विद इन ईच स्ट्रैटम, जिसकी वजह से सैम्पल साइज जो रिड्यूस हो जाएगा और जो सैम्पलिंग रिस्क है वो इंक्रीज नहीं होगा. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम दैट अलाउज द सैम्पल साइज टू बी रिड्यूस विदाउट इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रिस्क. मतलब सैम्पल साइज तो रिड्यूस हो जाएगा और सैम्पलिंग रिस्क भी इंक्रीज नहीं होगा उसकी वजह से. ये दे रखा. तो स्ट्रैटिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव और मीनिंग. तो स्ट्रैटिफिकेशन में क्या है, ऑडिट एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि ऑडिटर जो है स्ट्रैटिफाई करता है एक पॉपुलेशन को बाय डिवाइडिंग इट इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन विच हैव एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये रिड्यूस करता है वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स को, देयरफॉर अलाउ द सैंपल साइज टू बी रिड्यूस विद इन ईच स्ट्रेटम. वेरिएबल ईच स्ट्रैटम के अलाउ करता है सैंपल साइज विदाउट इंक्रीजिंग रिस्क और सैम्पलिंग रिस्क के इंक्रीज हुए बिना. अब जब हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करते हैं ना तो पॉपुलेशन को हम स्ट्रेटिफाई करते हैं मॉनेटरी वैल्यू के उस पे. तो व्हेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स द पॉपुलेशन इज ऑफन स्ट्रेटिफाइड बाय मॉनेटरी वैल्यू. ये अलाउ करता है ग्रेटर ऑडिट एफर्ट टू बी डायरेक्टेड टू लार्ज वैल्यू आइटम्स और दीज आइटम्स मे कंटेन द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ओवर स्टेटमेंट. So when performing test of details, the population is often stratified by monetary value, and this allows greater audit effort to be directed towards large value items जो कि contain करेंगे greatest potential misstatement in terms of overstatement. तो overstatement के cases में greater potential जो है misstatement होगा. So when performing test of details, the population is often stratified by monetary value. This allows greater audit effort to be directed to the large value items, as these items may contain greatest potential misstatement in terms of overstatement. Now, similarly, a population may be stratified according to particular characteristic. पॉपुलेशन जो है स्ट्रेटिफाइड हो सकती है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो इंडिकेट करता है हायर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल अगर हम टेस्ट करेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स है ना इन द वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल तो बैलेंस में बी स्ट्रेटिफाइड बाय एज. तो पॉपुलेशन जो है स्ट्रेटिफाई हो सकती है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो इंडिकेट करेगा हायर रिस्क ऑफ मिटर मिस स्टेटमेंट. जैसे कि हम टेस्टिंग करेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स इन द अकाउंट्स रिसीवेबल वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल. तो जो बैलेंसेस है वो स्ट्रेटिफाइड होंगे बाय एज के बेसिस. मतलब जैसे कि एक अकाउंट है जो 1 साल से जिसका पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है और ऐसा है 1 साल उसका वो दे रखा है कि 1 साल में वो मनी मिल जानी चाहिए थी बट 1 साल में नहीं मिली है अभी तक हमको. 1 साल बाद भी 1 साल की क्रेडिट पीरियड पे थी, ठीक है. तो जब 1 साल बाद उसका पेमेंट हमको नहीं मिलता है तो वो एक डाउटफुल अकाउंट है. तो एज के बेसिस पे कि 1 to 2 जैसे इयर्स है ना तो वैसे. सो अब पॉपुलेशन जो है स्ट्रेटिफाई हो सकती है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंडिकेट करते हैं हायर रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट. जैसे कि टेस्टिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स इन द अकाउंट्स रिसीवेबल वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मे बी. तो बैलेंस मे बी स्ट्रेटिफाइड बाय एज. या स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन जिसके आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स हो हम उसको सेटिस्फेक्शन बोलते हैं. सब पॉपुलेशन को हम स्ट्रैटम बोलते हैं और यूनिट्स को हम स्ट्रैटा बोलते हैं. तो जो सब पॉपुलेशन है उसको स्ट्रैटम बोलेंगे. स्ट्रैटम.
ठीक है? और जो यूनिट्स है उस सब पॉपुलेशन में हम उसको स्ट्रेटा बोलेंगे, ठीक है? So subpopulation called as stratum and units under those subpopulation referred to as strata. Now, the result of audit procedures applied to a sample of items within a stratum can only be projected to the items that make up that stratum. To draw a conclusion on the entire population, the auditor will need to consider the risk of material misstatement in relation to whatever other strata make up the population. The result of sample from the units drawn under each population are projected to their respective stratum. In order to draw an opinion on the overall population, the auditor needs to combine the results of all the stratums, to check for possible deviation or risk of material misstatement. Now, projected misstatement of each stratum will be combined together to consider the possible effect of misstatement in the account balances and class of transaction. एग्जाम्पल कि 20% ऑफ द आइटम्स है जो पॉपुलेशन में मेकअप करते हैं 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ एन अकाउंट बैलेंस। तो जो 20% आइटम्स है वो 90% अकाउंट बैलेंस को ही मेकअप कर रहे हैं। तो ऑडिटर जो डिसाइड करता है एग्जामिन करने का सैंपल ऑफ दीज आइटम्स, तो ऑडिटर इवेल्युएट करता है रिजल्ट ऑफ द सैंपल और रीच करता है कंक्लूजन पे ऑन द 90% वैल्यू सेपरेटली फ्रॉम द रिमेनिंग 10% ऑन विच अ फर्दर सैंपल और अदर मीन्स ऑफ गैदरिंग ऑडिट एविडेंस विल बी यूज और विच मे बी कंसिडर्ड इमटेरियल। ओके, अब वैल्यू वेटेड सिलेक्शन क्या है? ये हमने स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा, नाउ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। सो वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में ना व्हेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स इट मे बी एफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग यूनिट एज द इंडिविजुअली मॉनिटर यूनिट्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन। सो जब हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करते हैं ना, तो ये एफिशिएंट होता है आइडेंटिफाई करना सैम्पलिंग यूनिट्स को, जो as the individual monetary units only that make up the population. So when performing test of details, it may be efficient to identify sampling units as the individual monetary units that make up the population. Having selected specific monetary units from which within the population, for example, the accounts receivable balance, the auditor may then examine the particular item those mon one benefit क्या है इस approach का? One benefit of this approach to define the sampling unit is that audit effort is directed to the large value items. Audit effort जो larger value items पे होता है, because उनका जो है greater chance of selection है और result कर सकता है smaller sample sizes पे। एक बेनिफिट ये है कि ये डिफाइन करता है सैम्पलिंग यूनिट इज दैट ऑडिट एफर्ट इज डायरेक्टेड टू लार्ज वैल्यू आइटम्स का ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन होता है और इसमें इससे क्या है सैम्पल साइज जो है रिड्यूस हो जाता है। दिस अप्रोच मे बी यूज इन कंजक्शन विद द सिस्टमैटिक मैथड ऑफ सैम्पल सिलेक्शन इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन सेलेक्टिंग आइटम्स यूजिंग रैंडम सिलेक्शन। नाउ सैम्पल साइज, तो ऑडिटर जो है डिटरमाइन करेगा सैंपल साइज जो सफिशिएंट है टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लेवल लेवल। ऑब्वियस है ना कि हम उतना ही सैंपल साइज जो है डिटरमाइन करेंगे जिसकी वजह से जो सैम्पलिंग का रिस्क है ना वो एक्सेप्टेबली लो लेवल तक कम हो जाए, क्योंकि पूरा एब्सोल्यूट एश्योरेंस इसमें मिलता ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रीजनेबल है तो एक्सेप्टेबली लो लेवल तक ही हो सकता है। सो जो ऑडिटर है उसको डिटरमाइन करना है ऐसा सैंपल साइज जो सफिशिएंट है टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। So the level of sampling risk that the auditor is willing to accept affects the sample size required. जितना level of sampling risk होगा वो willing होना चाहिए to affect the sample size required. So the auditor shall determine sample sufficient to reduce to acceptable level. The level of sampling risk that the auditor is willing to accept affects the sample size required. The lower the risk auditor, the greater the sample size will need to be. मतलब कि ना अगर ऑडिटर जो है सैम्पलिंग रिस्क फॉर एग्जांपल हाई एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो सैंपल जो है उसको थोड़े से सैंपल साइज में भी हो जाएगा। बट अगर वो चाहता है कि जो सैम्पलिंग रिस्क है ना वो लोअर हो, मतलब कम हो, तो उसको ज़्यादा सैंपल टेस्ट करना पड़ेगा, सैंपल साइज ज़्यादा। तो यही बोल रखा है कि मतलब जो सैंपल का साइज है ना वो डिपेंड करता है कि कितना जो लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क है ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है। तो लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क दैट द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट
um, will affect the sample size required. The lower the risk the auditor is willing to accept, the greater the sample size will need to be. The sample size can be determined by the application of a statistically based formula or through an exercise of professional judgment. तो statistically based formula या फिर exercise of professional judgment से जो है हम sample size को determine कर सकते हैं. Now, when circumstances are similar on the effect on sample size of factors will be regardless of whether statistical. ठीक है. Examples of factors influencing sample size for test of controls. उन फैक्टर्स के एग्जांपल जो इन्फ्लुएंस करेंगे सैंपल साइज को फॉर टीओसी. तो सैंपल साइज फॉर टीओसी उसके फैक्टर्स. एग्जांपल. The following are factors that the auditor may consider when determining the sample size for test of controls. These factors, which need to be considered together, assume the auditor does not modify the nature or timing of test of controls or otherwise modify the approach to systematic procedures in response to assessed risk. अब क्या कहता है, when there is an increase in the extent to which the auditor's risk. When there is an increase in the extent to which an auditor's risk assessment takes into account relevant controls, the more assurance the auditor intends to obtain from the operating effectiveness of control, the lower the assessment of the risk of material misstatement and larger sample size will need to be. वेट गाइस, मेरे को खुद को ये एक बार पढ़ना पड़ेगा, ये मेरे को बड़ा ही बेकार वो लगता है ऐसे. तो जब इंक्रीज हो इन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट रिलेवेंट कंट्रोल्स, अगर मोर अश्योरेंस जो ऑडिटर इंटेंड करता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स पे, तो लोअर जो है असेसमेंट होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का और लार्जर सैम्पल साइज जो है रिक्वायर्ड होगा. तो ये क्या बोल रहा है, अगर मोर अश्योरेंस जो ऑडिटर इंटेंड करता है ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टू ऑब्टेन फ्रॉम द मोर अश्योरेंस द ऑडिटर इंटेंड्स टू ऑब्टेन फ्रॉम द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, द लोअर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट and the larger will be the sample size, the larger the sample size will need to be. When there is an increase in the extent to which the auditor's risk assessment takes into account relevant controls, the more assurance the auditor intends to obtain from effective operating effectiveness of controls, the lower the auditor's assessment of the risk of material misstatement will be and the larger the sample size will need to be. तो पहला factor तो यही है कि the more assurance auditor intends to obtain from the operating, the lower the and the larger sample size will need to be. When the auditor's assessment of risk of level includes an expectation of the auditor required to perform tests of controls. अगर ऑडिटर का असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट दर्शन लेवल पे इंक्लूड करता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, तो ऑडिटर को रिक्वायर्ड है परफॉर्म करना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द ग्रेटर रिलायंस द ऑडिटर प्लेसेस ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन द रिस्क, द ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. सैम्पल साइज इंक्रीज, सैम्पल साइज वेरी. तो बेसिकली इसने क्या बोला है कि सारी चीज़ें इक्वल है. अगर हम ऑडिटर जो है ग्रेटर ग्रेटर रिलायंस पुट करता है ऑन दी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स में, तो तो उसको जो है उसको जो एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एक्सटेंट बढ़ाना पड़ेगा और जिसकी वजह से सैम्पल साइज भी इंक्रीज हो जाएगा. सो द ग्रेटर द रिलायंस द ऑडिटर प्लेसेस ऑन द ऑपरेटिव इन द रिस्क असेसमेंट, द ग्रेटर. तो पहला तो यही बोला है, इफ द मोर श्योर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल में हम मोर एश्योरेंस या ग्रेटर लाइंस देते हैं, तो लोअर असेसमेंट हो जाता है रिस्क और सैम्पल साइज जो है इंक्रीज हो जाता है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा. ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिटर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल. अगर इंक्रीज है इन द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, तो सैम्पल साइज जो है डिक्रीज हो जाए. तो बेसिकली जैसे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन पहले तो क्या होता है, जैसे कि हम है ना मटेरियलिटी में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक पर्टिकुलर वो सेट करते हैं,
तो हम अगर है ना डेविएशंस जो है एक ज़्यादा परसेंटेज पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100% है, उसमें से हमने क्राइटेरिया सेट किया है कि हम 20% की जो है डेविएशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर हम 30% तक की भी मतलब जितनी ज़्यादा हम डेविएशन जो है एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर पाएंगे, उतना ही हमारा जो सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम नहीं कर सकते, जैसे कि हमने 100 में से 5 ही रखा है फॉर एग्जांपल, हमारी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बहुत कम है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स चेक करने टेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि जो है deviation कम हो. So if there is an increase in the tolerable rate of deviation, then sample size will decrease. और अगर lower the tolerable rate of the larger the sample size needs to be. Tolerable error is the maximum error in the population that auditor is ready to accept in a given sample size. मतलब कि एक sample size एक population से जो auditor sorry, टॉलरेबल एरर जो है ना मैक्सिमम एरर होता है। तो हम अगर मैक्सिमम एरर को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, मतलब ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हो, तो हमको सैंपल साइज ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम मैक्सिमम एरर अगर कम ही एक्सेप्ट कर सकते हो, तो हमको सैंपल साइज जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो टॉलरेबल एरर जो है मैक्सिमम एरर है इन द पॉपुलेशन जो ऑडिटर है ready to accept in a given sample size. तो tolerable error is maximum error in the population that auditor is ready to accept in a given sample size. मतलब एक sample size में कितना जो है ऑडिटर एरर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ज़्यादा कर सकता है तो सैम्पल साइज कम रख सकते हैं, और अगर कम कर सकता है तो सैम्पल साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो स्मॉलर द टॉलरेबल एरर लार्जर। तो ये अपोजिट है, अगर हम टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज करते हैं, सैम्पल साइज वाला डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम डिक्रीज करते हैं टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन को, तो वो इंक्रीज हो जाएगा, वाइस वर्सा। सॉरी, वाइस वर्सा क्या मतलब, प्रपोर डायरेक्टली इन। हाँ, अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। अब जैसे कि है ना, हमको एक्सपेक्टेड है कि जो रेट ऑफ डेविएशन है पॉपुलेशन में ज़्यादा होगी, मतलब हम ये लेके चल रहे कि इस पॉपुलेशन में तो ज़्यादा मतलब मिसस्टेटमेंट्स डेविएशन हमको मिल सकते हैं, तो हम लार्जर सैम्पल साइज लेंगे। और अगर कम मिल सकते हैं तो कम लेंगे। So, when there is an increase in the expected rate of deviation of the population to be tested, then sample size will increase. As the higher the expected rate, the larger the sample size needs to be. So, the auditor is in a position to make reasonable estimate of the actual rate of deviation. Factor the auditor's consideration of the expected rate of deviation include the auditor's understanding of the business, in particular risk assessment procedure undertaken to. तो बेसिकली जो फैक्टर है रिलेवेंट है ऑडिटर की कंसिडरेशन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन में, तो तीन तरह के फैक्टर्स जो है, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, चेंजेस इन पर्सनल और इंटरनल कंट्रोल, या फिर रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड इन द प्रायर पीरियड, या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर के रिजल्ट। सो when there is an increase in the expected rate of deviation of the population to be tested, then sample size will increase. As higher the expected rate of deviation, larger the sample size needs to be, so that the auditor is in a position to make reasonable estimate of the actual rate of deviation. Factors जो है relevant है to the auditor's consideration of the expected rate of deviation include the auditor's understanding of the business, changes in personnel or in internal control, या फिर result of audit procedures applied to the prior periods and the result of other audit procedures. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन में जो फैक्टर्स ऑडिटर को कंसिडर करने हैं वो इंक्लूड करता है ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है, risk assessment procedures undertaken to obtain an understanding of internal control, changes in personnel or internal control, या फिर result of audit procedures in prior period, या फिर result of other audit procedures. चौथा चौथा हमारा ये है फैक्टर कि अगर इंक्रीज है इन द ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट द टॉलरेबल रेट ऑफ नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल रेट इन द सैंपल इंक्रीज द सैंपल साइज। तो अगर इंक्रीज है इन द
ऑडिटर के डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस में कि जो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है वो नहीं एक्सीड करेगा एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन से इन द पॉपुलेशन, तो हम इंक्रीज करेंगे सैम्पल साइज। ग्रेटर लेवल ऑफ अश्योरेंस ऑडिटर डिजायर्स एज रिजल्ट ऑफ द सैंपल एंड, अगर हम ऑडिटर के डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस को इंक्रीज करते हैं कि जो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है ना वो एक्सीड नहीं करेगा एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन से एक पॉपुलेशन में, तो हम इंक्रीज कर देंगे सैंपल साइज को। अगर ग्रेटर लेवल ऑफ एश्योरेंस जो है ऑडिटर डिजायर करता है दैट द रिजल्ट्स ऑफ सैंपल आर इन फैक्ट इंडिकेटिव ऑफ द एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ डेविएशन इन द पॉपुलेशन, द लार्जर द सैंपल साइज नीड्स टू बी। नाउ अब लार्ज पॉपुलेशन के केस में ना actual size of the population is little, if any, effect on sample size. For small populations, audit sampling may not be efficient as alternative means of obtaining sufficient, तो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। तो 5 फैक्टर्स, तो पहला फैक्टर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, दूसरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, तीसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, फिर डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस और फिर पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन के केस में जो एक्चुअल साइज ऑफ द पॉपुलेशन है वो लिटिल है, हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन सैम्पल साइज। लार्ज पॉपुलेशन के केस में लिटिल इफेक्ट ऑन सैम्पल साइज, स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो अदर और भी तरीके हैं एविडेंस ऑब्टेन करने के, हम क्यों करेंगे सैम्पलिंग भाई, जो पॉपुलेशन ही थोड़ी सी है। तो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा इसका सैम्पल साइज पे, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। अब उन फैक्टर्स के एग्जाम्पल जो इन्फ्लुएंस करते हैं सैम्पल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, तो हमने सैम्पल साइज फॉर टीओसी कर लिया, टीओसी के फैक्टर देख लिए, एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ सैम्पल साइज इन्फ्लुएंसिंग टीओसी। नाउ हम टीओडी का देखेंगे, सैम्पल साइज के फॉर टीओडी एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर्स। तो हम उन फैक्टर्स के एग्जाम्पल देखते हैं, चलो चलो चलो। The following factors that the auditor may consider when determining the sample size for test of details. These factors will need to be considered together. Assume the auditor does not modify the approach to test of controls or otherwise modify the nature or timing of substantive procedures in response to the assessed risk. The higher the auditor's assessment of the risk of material misstatement, the larger the sample size need to be. अगर auditor assess करता है कि risk of material misstatement जो higher है, तो हमको sample size ज़्यादा देखने पड़ेंगे, obvious सी बात है ना। तो higher the auditor's risk of material, the auditor's assessment of the risk of material misstatement is affected by inherent risk and control risk. Auditor का assessment रोमम का affect होता है inherent risk और control risk से। जैसे कि example, अगर auditor perform नहीं करता है test of controls, तो auditor का risk assessment जो है reduce नहीं हो सकता for the effective operation of internal controls with respect to the particular assertion. पहला तो अगर हायर रोमम अगर हम असेस करता है, ऑडिटर जो है हायर रोमम असेस करता है, तो जो सैंपल साइज है वो लार्जर होगा, है ना। ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट जो है इफेक्ट होता है इंटरनल कंट्रोल इनहेरेंट रिस्क के और कंट्रोल रिस्क, इंटरनल कंट्रोल क्या बोल रही हूँ। ऑडिटर का जो असेसमेंट है वो इफेक्ट होता है इनहेरेंट रिस्क से और कंट्रोल रिस्क से। जैसे कि एग्जांपल, अगर ऑडिटर जो है परफॉर्म नहीं करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट जो है रिड्यूस नहीं हो सकता, इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ही नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू दी पर्टिकुलर असर्शन। तो फॉर एग्जांपल, डज नॉट परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट कैन नॉट बी रिड्यूस फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर असर्शन। Therefore, in order to reduce audit risk to an acceptably low level, the auditor needs a low detection risk and will rely more on substantive procedures. ऑडिट रिस्क रिड्यूस करना है तो लो डिटेक्शन रिस्क होना चाहिए और मोर रिलायंस होना चाहिए ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। द मोर ऑडिट एविडेंस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ डिटेल्स, दैट इज लोअर द डिटेक्शन रिस्क
द लार्जर द सैम्पल साइज विल नीड टू बी। मोर ऑडिट एविडेंस अगर हम ऑब्टेन करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल से, जैसे मतलब कि लोअर रिडक्शन रिस्क, तो फिर सैम्पल साइज जो है बढ़ाना है, लार्जर। Thus, we can say that there will be an increase in the sample size in case of increase in the auditor's assessment of risk of materials statement। वापस वही लाइन इसने रिपीट कर दी जो उसने स्टार्ट में बोली थी। तो पहला इसने बोला है कि अगर रोमम हमको ऑडिटर असेस करता है कि हायर रोमम में रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा है, तो हमको सैंपल साइज ज़्यादा चेक करने हैं। रोमम ऑडिटर का रोमम का असेसमेंट जो है इफेक्ट होता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क से। अगर हम ज़्यादा एविडेंस ऑब्टेन करेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल से, तो जिसका मतलब है कि डिटेक्शन रिस्क जो है लो है, जिसकी वजह से सैंपल साइज बढ़ जाता है। और अगर ऑडिटर को रिड्यूस करना है ऑडिट रिस्क, तो उसको जो है लो डिटेक्शन रिस्क रखना होगा और रिलाई करना होगा मोर ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। और ऑडिटर का असेसमेंट जो है रिड्यूस नहीं हो सकता है फॉर द इफेक्ट, अगर ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं परफॉर्म करता तो उसका असेसमेंट भी रिड्यूस नहीं हो सकता फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर असर्शन। नाउ, अगर ऑडिटर है ना ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं ऑन अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिड्यूस करने के लिए टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल द डिटेक्शन रिस्क रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, तो लेस अश्योरेंस द ऑडिटर विल रिक्वायर फ्रॉम सैम्पलिंग एंड देयरफॉर द स्मॉलर साइज कैन बी। मतलब कि जो एक ऑडिटर है ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जैसे कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे ज़्यादा रिलाई करता है टू रिड्यूस करने के लिए एक्सेप्टेबली लो लेवल अटेंशन रिस्क। तो लेस अश्योरेंस जो है ऑडिटर को रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम सैम्पलिंग, तो सैम्पल साइज जो है छोटा रख सकते हैं, यही दे रखा है। तो more the auditor is relying on the other substantive procedures, that is test of details or substantive analytical procedures to reduce to an acceptably low level detection risk regarding a particular population, the less assurance the auditor will require from sampling, therefore the smaller sample size can be. Hence, if there is an increase in the use of other substantive procedures directed at the same assertion, increase in the auditor's desired level of assurance a terrible misstatement is not in the population, increase the sample size। सेम पहले वाले का फैक्टर और ये फैक्टर सेम है कि अगर इंक्रीज है ऑडिटर का डिजायर लेवल ऑफ अश्योरेंस। एकदम सेम पॉइंट है ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, सेम एज फोर्थ फैक्टर ऑफ टीओसी। नाउ, अगर टॉलरेबल मिस्टेक, अगेन सेम, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट के रेट में इंक्रीज है तो डिक्रीज कर देंगे सैम्पल साइज, और डिक्रीज है तो इंक्रीज कर देंगे। इसमें भाई ज़्यादा फैक्टर्स है, शायद लास्ट वाला भी सेम ही है, ठीक है। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू फाइंड इन द पॉपुलेशन, द लार्जर द सैम्पल। ठीक है, अगर हमको मिसस्टेटमेंट लगता है कि एक पॉपुलेशन में ज़्यादा होगी तो लार्जर सैम्पल साइज, है ना। वापस सेम ही है, अंडरस्टैंड करो बिजनेस को। नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा दूसरा है, एक सेकेंड रुको गाइस। कि नीड्स टू मेक एक्चुअल रीजनेबल एस्टिमेट, लेने के लिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट का इन द पॉपुलेशन, सैम्पल साइज को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा एक रीजनेबल एस्टिमेट लाने के लिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट का। फैक्टर्स जो कि रिलेवेंट है ऑडिटर के कंसिडरेशन में ऑफ एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट अमाउंट इंक्लूड करेगा, item values are determined subjectively, the result of risk assessment procedure, result of test of control, result of audit procedures applied in prior periods and result of other।
सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, और सैम्पल साइज जो इंक्रीज होगा इन केस ऑफ इंक्रीज। तो इसमें चार चीज़ों का रिजल्ट है। पहला तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, या फिर ऑडिट प्रोसीजर्स जो अप्लाई किए गए प्रायर पीरियड में। तो चार चीज़ों का रिजल्ट का जो फैक्टर है ऑडिटर को कंसिडरेशन में लेना है। पहला तो रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, देन रिजल्ट ऑफ test of control, few audit procedures applied in prior period of a result of other substantive procedures. अब स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन जब अप्रोप्रिएट है तो सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगा, एज राइट रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी इन द मॉनिटर साइज ऑफ आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन मे बी यूज्ड टू स्ट्रेटिफाई। or negligible effect on sample size due to number of sampling units in the population. For large population, the exercise of population has little effect on sample size. Same. अगर मॉनिटरी वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन में इंक्रीज है तो सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे, ऑफसेट बाय प्रोपोर्शनल। अब सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए सिलेक्शन ऑफ आइटम्स और फिर मेथड दे रखे हैं, सैंपल सिलेक्शन, एंड फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद परफॉर्म करना ऑर्डर प्रोसीजर, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन में स्टेटमेंट, प्रोजेक्टिंग में स्टेटमेंट, इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ। फिर हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हैप्पी हैप्पी। तो मैं सोच रही हूँ कि हम इसमें ना सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग करते हैं, सैंपल सिलेक्शन मेथड्स को करते हैं, और फिर जो बचा हुआ है 2-3 पेज का उसको भी फटाफट निपटा ही लेंगे। चलो इसी में वीडियो लंबा आ जाएगा लग रहा है। जो ऑडिटर को है सेलेक्ट करना है आइटम्स फॉर द सैंपल इन सच अ वे दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन। ये हमने ऑडिट इसकी डेफिनेशन में पढ़ा ही था। तो ऑडिटर शेल सेलेक्ट आइटम्स फॉर द सैंपल इन सच अ वे, सेलेक्ट आइटम्स करना है फॉर द सैंपल इन सच अ वे दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन। The auditor shall select items for sample in such a way that each sampling unit and the population has a chance of selection. With statistical sampling, sample items are selected in a way that each sampling unit has a known probability of being selected. With non-static sampling, judgment is used to select sample items because the purpose of sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusions about the population from which sample is selected. It is important the auditor selects a representative sample so that bias is avoided by choosing sample items which have characteristics typical of the population. The principal methods of selecting samples are the use of random selection, systematic selection, and haphazard. अब random select sample selection के methods, 5 methods है भाई, 5 random sampling, systematic sampling, haphazard, haphazard क्या होता है, haphazard sampling, block sampling, monetary unit sampling. So random sampling, systematic, monetary unit, haphazard, haphazard, and block sampling, haphazard. Systematic, random, monetary unit, haphazard and block sampling, 5 सैम्पलिंग मेथड्स ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने। रैंडम सिलेक्शन, वेट गाइस वेट, रैंडम, सिस्टमैटिक, मॉनिटरी यूनिट, haphazard एंड ब्लॉक सैम्पलिंग, 5 सैम्पलिंग मेथड्स है। देन रैंडम से हम शुरू करते हैं, रैंडम सिलेक्शन से। ओके सो
Random selection ensure करता है that all the items in the population or within each stratum have a known chance of selection, have a known chance of selection, and then it may involve use of random number tables. Random sampling includes two very popular methods which are discussed as below. अरे भाई रैंडम सैम्पलिंग में ना एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है और एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, दो तरह की सैम्पलिंग और इंक्लूड करता है ये। रैंडम सैम्पलिंग में रैंडम सिलेक्शन जो है इंश्योर करना चाहिए कि ऑल द आइटम्स जो है इन द पॉपुलेशन और विद इन ईच स्ट्रैटम उनका एक नोवन चांस है ऑफ सिलेक्शन, और ये इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स और दो बहुत पॉपुलर मेथड जिसमें होते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो हम इसको पढ़ते हैं। रैंडम सिलेक्शन इंश्योर्स दैट ईच आइटम ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन और विद इन ईच स्ट्रैटम हैव अ नोन चांस ऑफ सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन इंश्योर करना चाहिए दैट ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन और विद इन ईच स्ट्रैटम, random selection ensure that all the items in the population or within each stratum have a known chance of selection. Random selection ensures that all the items in the population or within each stratum have a known chance of selection. Involve करेगा use of random number tables, include करेगा two popular methods. Okay. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इस मेथड में ना ईच यूनिट ऑफ द होल पॉपुलेशन एग्जांपल परचेज सेल्स इनवॉइस एज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ईच होल पॉपुलेशन की ईच यूनिट का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, जैसे कि परचेज ऑफ सेल्स इनवॉइस। Consider that random number tables are simple and easy to use and also provide assurance that the auditor's bias does not affect the selection. ये कहता है कि जो रैंडम नंबर टेबल्स वो है ना सिंपल है और इजी टू यूज़ है और ये प्रोवाइड करती है अश्योरेंस दैट ऑल्टर बायस डज नॉट अफेक्ट द सिलेक्शन। अब ईच आइटम इन अ पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड बाय यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल ईदर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और पिकिंग अप अ नंबर इन अ रैंडम वे, मे बी रैंडमली फ्रॉम अ ड्रम। ड्रम गाइस, ड्रम सुनते ही क्या ही याद आने लग जाता है। Now, each item in a population is selected by use of number random number table, ठीक है। each item जो है एक population में the population can be considered homogeneous if say trade civil balances fall within the range of 55 to not in the range between 525 to 10 lakh 50,000. Okay. Now
स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, वैसे तो हमने पहले पढ़ा ही है, वापस फिर एक बार रीड कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है. दिस मेथड डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इनटू फ्यू सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रैटा, एंड होल पॉपुलेशन को फ्यू सेपरेट ग्रुप्स में टेस्ट करना, जो कि स्ट्रैटा बोलते हैं, और टेकिंग और सबसे एक एक सैंपल लेना. ठीक है. तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या बोल रहा है, डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इनटू सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रैटा एंड टेकिंग सैंपल फ्रॉम ईच ऑफ देम, मतलब हर एक स्ट्रैटा से सैंपल लेना हमको. ईच स्ट्रैटम इज ट्रीटेड एज इफ इट वाज सेपरेट पॉपुलेशन एंड इफ proportionate of items are selected from each of this strata. हर स्ट्रैटम को एक सेपरेट पॉपुलेशन की तरह हम जो है ट्रीट करते हैं, और फिर proportional आइटम्स जो है सेलेक्ट होता है फ्रॉम ईच ऑफ दिस स्ट्रैटम. सो नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू विच होल पॉपुलेशन हैज बी डिवाइडेड इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर के जजमेंट पे. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस में बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, जैसे कि 10 लाख का एक्सेस में, या फिर इस रेंज में, इस रेंज में, इस रेंज में. ठीक है. या फिर इससे अब. तो फ्रॉम दीज auditor make different percentage of item from each of the group from the top group that is well. अच्छा, इसने बोला है कि जैसे अलग अलग हम इसने ग्रुप डिवाइड करा है ना, जैसे ये अलग अलग जो डिवाइड करें, ये जो है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि ऑडिटर जो है ना, इसको एक डिफरेंट परसेंटेज के बेसिस पे कर सकता है, जैसे कि इसमें सारे एग्जामिन एग्जामिन करे, इसमें 10% करे, इसमें 5% ही किया उसने, या फिर इसमें 2% किया, ऐसा करके. देखिए इधर रखा है 25, 10 and 2% of the items. So random selection is chosen from each item using random number of tables. The reasoning behind the stratified sampling is that for a highly diversified population, weight should be allocated to reflect these differences. This is achieved by selecting different proportions for each strata. It can be seen that stratified sampling is simply an extension of simple random sampling. Stratification means dividing the heterogeneous diversified population into homogeneous having similar characteristics subpopulation, where samples are drawn from each. मतलब बहुत बड़ी heterogeneous population है, हम उस population को ना होमोजीनियस में जो है डिवाइड कर देंगे, ताकि सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देंगे, ताकि जो सैम्पल्स है वो इजीली ड्रॉ हो सकते हो, मतलब अच्छे से चेकिंग हो सके, ताकि. अब इंटरवल हम अब हमें ना सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को जो है इंटरवल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ये तो इसने पहले बताया ही नहीं. तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ऑब्लिक इंटरवल सैम्पलिंग, अब इसका क्या मतलब है, पढ़ते हैं. Systematic selection is a selection method in which the number of sampling units in the population is divided by the sample size to give a sampling interval. हम इस सिलेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स है ना एक पॉपुलेशन में, हम उसको सैम्पल साइज में डिवाइड कर देंगे, ताकि हम उससे एक सैम्पलिंग इंटरवल दे सके. So, systematic selection is a selection in which a sampling number of sampling units in the population is divided by the sample size to give sampling interval. जैसे for example 50, and having a starting point within the first 50, each 50 sampling unit thereafter is selected. 50 जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद जितनी भी सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि हैफाजर्डली डिटरमाइन किया है, तो सैम्पल इज मोर लाइकली टू बी ट्रूली रैंडम इफ डिटरमाइंड बाय यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड रैंडम नंबर जनरेटर नंबर टेबल्स. When using systematic selection, the auditor would need to determine that sample units within the population are not structured in such a way that the sampling interval corresponds with particular pattern in the population. हम इसमें नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स को जो है नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स जो एक पॉपुलेशन में है, उससे हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स जो एक पॉपुलेशन में है, हम उसको डिवाइड कर देंगे सैम्पल साइज में, जो कि हमको सैम्पलिंग इंटरवल देगी. जैसे कि हमने 50 रखा है स्टार्टिंग पॉइंट, तो 50 के बाद वाले जो सारे हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे,
ये एक हैफेज़र्डली होता है, इस वजह से ये ट्रूली रैंडम जो है सैंपल डिटरमाइन करके देता है हमको मोर लाइकली, अगर ये कंप्यूटराइज्ड रैंडम नंबर जनरेटर हो या रैंडम नंबर टेबल्स। ऑडिटर को डिटरमाइन करने की जो सैम्पलिंग यूनिट्स है ना पॉपुलेशन में, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है एक ऐसे तरीके में कि जो सैम्पलिंग इंटरवल है ना वो कॉरस्पॉन्ड कर जाए विद अ पर्टिकुलर पैटर्न इन द पॉपुलेशन। ठीक है। The auditor would need to determine that sampling units within the population are not structured in such a way that the sampling interval corresponds within the within with a particular pattern in the population. For example, if in a population of branch cells, particular branch cells occur only as every 100 item and the sampling interval selected is 100, the result would be that either the auditor would have selected all or none of the cells of that particular branch. If the auditor is A is responsible to record. वैल्यू वेटेड सिलेक्शन का टाइप है, जिसमें सैम्पल साइज सिलेक्शन कंक्लूजन है मॉनेटरी अमाउंट्स। ठीक है, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग हो गई। वैल्यू वेटेड का टाइप है जिसमें जो है सैम्पल साइज का सिलेक्शन, इवेल्युएशन का सैम्पल साइज, उसका सिलेक्शन, फिर उसका रिजल्ट का इवेल्युएशन का सबका कंक्लूजन मॉनेटरी अमाउंट्स होता है। नाउ हैफाजार्ड सिलेक्शन sampling. Haphazard selection na, in which the auditor selects the sample without following a structured technique. एक स्ट्रक्चर टेक्निक को फॉलो किए बिना जो है ऑडिटर सैंपल सेलेक्ट करता है। ऑल्दो नो स्ट्रक्चर टेक्निक इज यूज, द ऑडिटर वुड nonetheless avoid any conscious bias or predictably. For example, avoiding difficult to locate items or always choosing or avoiding the first or last entries on a page. Thus, attempt to ensure that all items in the population chance of selection is not appropriate when using statistical sampling. ये appropriate नहीं होता when using statistical sampling. कोई स्ट्रक्चर अप्रोच नहीं है, इन्वॉल्व नहीं करता जजमेंट, और रैंडम नंबर टेबल्स भी यूज़ नहीं करता। नाउ ब्लॉक सैम्पलिंग, ये मेथड जो इन्वॉल्व करेगा सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कॉन्टिग्यूअस आइटम्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन। contiguous items, block selection of blocks of contiguous items. From block selection cannot be arranged or sampling because most population structures are, but different characteristics for the individual population. Although in some circumstances it may be appropriate or to examine a block items technique when the author intends to draw valid differences from the entire. Yes, transactions shall have similar, therefore selection of a group at all one time will give reasonable basis for opinion may not be covered in the group taken all at once. Further, if the client has idea of the block selection pattern of the auditor, then material misstatements and deviations can be easily overlooked by management practice of recording them. Take the first 200 sales invoices from the sales day book in. Now perform करना audit procedures, nature and cause of deviation और प्रोजेक्ट में स्टेटमेंट एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स। अब ये जो पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं हम फटाफट इन्हें कर लेते हैं ताकि हमारे ये जो ऐसे है कंप्लीट हो जाए। ऑडिटर को ऐसा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है जो अप्रोप्रिएट हो टू द पर्पस ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। ऑडिट प्रोसीजर जो है नॉट एप्लीकेबल टू द सेलेक्टेड आइटम, तो ऑडिटर शिल परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम। अगर सेलेक्टिव आइटम पे ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल नहीं है तो हम परफॉर्म करेंगे ऑन रिप्लेसमेंट आइटम, और हमको ऐसा ही ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है जो अप्रोप्रिएट हो ऑन ईच आइटम। अप्रोप्रिएट होना चाहिए purpose to the purpose. The auditor shall perform audit procedures appropriate to the purpose on each item selected. Then, if the audit procedure is not applicable to the selected item, the auditor shall perform the procedure on a replacement item. ठीक है,
If the auditor is unable to apply the designed audit procedures, auditor जो है unable है to apply design procedure, suitable alternate procedures to a selected item, the auditor should treat that item as a deviation from the prescribed control in the case of ऑडिट इज तो सूटेबल अल्टरनेट प्रोसीजर्स टू अ सिलेक्टेड आइटम और ऑडिटर को ट्रीट करना है उस आइटम को डेविएशन की तरह फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और मिस स्टेटमेंट इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डेट. An example of when it is necessary to perform the audit procedure on a replacement item is when a cancelled check selected if the audit certified the check has properly cancelled such that constituted deviation, an appropriate chosen replacement examiner. Replacement would then mean a proper and valid check.